सो हेलो एवरीवन, हेलो फ्यूचर टीचर्स। कैसे हैं आप सब? आज से हम हमारा एक नया टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज अ यदि आप टीचर करियर में जा रहे हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है, देख सकते हैं आप, लिखा ही होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। राइट। किसी भी टीचर की लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है अपने स्टूडेंट्स को समझना, क्योंकि आप सब फ्यूचर टीचर्स हैं। कोई मिडिल का टीचर बनेगा, कोई प्राइमरी का टीचर बनेगा, हो सकता है कोई असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाए। तो आप सभी को अलग अलग टाइप के बच्चों का स्टेजेस ऑफ बच्चे जिसको बोला जाता है ना, सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें धीरे धीरे। हर एक लेवल के बच्चों, कुछ बच्चे 2 साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं, 12 साल के होते हैं, 18 साल के होते हैं, तो उनके थिंकिंग लेवल में भी अंतर आया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? उनके थिंकिंग लेवल में भी डिफरेंस आता है। उनके सोचने, समझने, बोलने, सीखने, व्यवहार करने की जो तरीकों में अंतर आता है एज अ ऑन द इफेक्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट स्टेजेस। राइट। तो वही सारी चीजें मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। मान लीजिए क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठे हैं। राइट। एक बच्चा बहुत जल्दी समझ जाता है, एक बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आता है, एक बच्चा एक जगह बैठ ही नहीं पाता है, और एक बच्चा क्या करता है, एक बच्चा जो है शांति से सोचकर आंसर करता है, और वो बच्चा, एक बच्चा जो होता है लास्ट कोने में बैठे रहेगा, सिर्फ देखते रहेगा, ऑब्जर्व करते रहेगा। टीचर पढ़ा रहा है, ऑब्जर्व करते रहेगा, बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, ऑब्जर्व करते रहेगा। राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं। तो क्या आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आप सभी के लिए एक सिमिलर टीचिंग मेथड अप्लाई करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यार नहीं होगा, है कि नहीं? तो यही पेडागॉजी है कि हर एक बच्चे का जो व्यवहार स्तर होता है वो अलग अलग होता है। उन सबको सिखाना ही पेडालॉजी है ना। बच्चे की जरूरत के अनुसार क्या बोलना चाहिए, टीचिंग मेथड फॉलो करना, बच्चे की जरूरत के अनुसार टीचिंग करना, यही है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। बच्चे की जरूरत के हिसाब से आपको टीचिंग मेथड अपनाना होगा। कई बार आपको डिफरेंट एग्जामिनेशन मेथड अपनाने होंगे। सिमिलर एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, एक रियल लाइफ एग्जांपल। फिर से अपने क्लास में आ जाते हैं। क्लासरूम में एक बच्चा है जिसको टीचर लेक्चर देता है और सारी चीजें उसको क्लियर हो जाती है। दूसरा बच्चा है, उसको लेक्चर सुनने में ही इंटरेस्ट नहीं है। वो क्या करता है, अपने सारे कॉन्सेप्ट, इंस्टाग्राम रील तो चलाते ही होंगे, जो बच्चे एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो रील देखने के लिए यूज करते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। तो मान लेते हैं हमारा जो बच्चा है क्लास का, वो एजुकेशन पर्पस के लिए इंस्टाग्राम रील यूज करता है, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट उसको क्लास में समझ नहीं आते, लेकिन इंस्टाग्राम में जरूर समझ में आ जाते हैं। राइट। तो ये सारी चीजें होती है हर एक बच्चे की डिफरेंशिएशन, है ना। आगे मैं आपको बात करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास में। तो जब कभी भी आप टीचरशिप का एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक बेसिक क्वालिफिकेशन होती है कि भैया गवर्नमेंट क्या बोलती है, या तो आप अपने स्टेट का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो क्वालिफाई कर लो, या तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का सीटेट क्वालिफाई कर लो, तब हम आपको टीचर रिक्रूटमेंट के एग्जाम में, तो हम आपको टीचर रिक्रूटमेंट के एग्जाम में आपको बैठने देंगे। तो उसी का सबसे बड़ा और बढ़िया एग्जाम के लिए जो होना चाहिए, प्रिपरेशन करने के लिए जो टेस्ट होता है, उसे हम बोलते हैं सीटेट का जो पेपर। इसमें हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। आने वाले सितंबर में भी आपका एग्जाम होने वाला है। राइट। हो सकता है कुछ लोग की सीटेट भी क्लियर नहीं होंगे, आगे सीजी छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट के एग्जाम भी आने वाले हैं। राइट। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सिलेबस है, कैसे कैसे पढ़ना है। फर्स्ट क्लास में हम थोड़े बहुत सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे, और हर एक सिलेबस हमको कहता क्या है और क्यों इसे लाया गया है, ये सारी चीजें हम इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो फर्स्ट यूनिट जो होता है बेटा आप लोगों का, इसमें गवर्नमेंट हमको क्या बोलती है, चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ाती है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ना, जिसमें कवर होते हैं प्रिंसिपल्स, डोमेन्स, स्टेजेस, फैक्टर्स। हम लोगों ने हम लोगों ने स्टेजेस के ऊपर बात किया था। एक 2 साल का बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा है, एक 12 साल का बच्चा है, एक 18 साल का बच्चा है। सबको अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग नाम बोला जाता है, राइट। वो हम आगे देखेंगे। ये सारी चीजें मिलाकर आपके कवर होते हैं 10 मार्क्स, जो कि पूरे एग्जाम, सीडीपी एग्जाम का 30 मार्क्स में से 33.33 कवर करता है, राइट। फिर सेकंड आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझाना, है ना। तो यहाँ पे एक टेक्निकल वर्ड आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग, इंक्लूसिव एजुकेशन। सो आप सभी में से मेरा पहला क्वेश्चन, सॉरी ये तीसरा क्वेश्चन होगा कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है, क्या होता है? एनीबॉडी, आप में से कोई बताना चाहेगा? यस, आप बताइए। ठीक है, हाँ आप बताइए। गुड, दोनों ने बहुत अच्छा बताया। तो चलिए एक बार मैं भी बता देता हूं आप लोगों को, है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है बेटा, आप जब कभी भी टीचर बनेंगे तो आपको या तो पूरे के पूरे गधे बच्चे मिलेंगे या पूरे के पूरे होशियार बच्चे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के बच्चे मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग मेथड के बच्चे मिलेंगे। किसी बच्चे को लेक्चर सुन के समझ में आएगा, किसी बच्चे को देख के समझ में आएगा, किसी बच्चे को एक्शन करके, उसे ग्रुप में पार्टिसिपेट करके समझ में आएगा। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब कि टीचर जो है अपना टीचिंग मेथड उस हिसाब से सेट करे कि सभी बच्चों के लिए वो बराबर का नॉलेज डिलीवर कर पाए। कैसे? हो सकता है कुछ यहाँ पे दिव्यांग बच्चे होंगे, हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको एक बार में समझ में आ जाता है, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको सब कुछ समझ में आता है, सिर्फ और सिर्फ वो क्लास में दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब करने के लिए बैठे रहते हैं, घर में जाके सब पढ़ लेते हैं। कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ क्वेश्चन रेस करते होंगे, मैम ये क्या होगा, सर ऐसा करने से ऐसा क्या होगा। थोड़ा बहुत क्या बोलना चाहिए, जिज्ञासु बच्चे बोल सकते हैं। या फिर कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ टहलते रहेंगे आपकी क्लास में, उनको एक जगह बैठने का आदत ही नहीं होगा, राइट। तो ये सारी टाइप के बच्चे जो होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, होशियार बच्चे, हो सकता है थोड़ा कमजोर बच्चे, हो सकता है थोड़े देर से समझने वाले बच्चे, हो सकता है कुछ हैंडीकैप बच्चे, दिव्यांग बच्चे, इन सभी कक्षाओं में आपके अवेलेबल होंगे, राइट। तो इसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। जैसे ये एक टीचर हैं, उन्होंने क्या किया है, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्लासरूम को इंगेज कर रहे हैं। तो एक टीचर ऐसा होना चाहिए ना जो अपने पूरी क्लास को इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू पढ़ा सके। कैसे? क्रिकेट के एग्जांपल समझते हैं। मेरे क्लास में एक दिव्यांग बच्चा है, एक जिसे थोड़ा कम दिखाई देता है, आई डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, एक जिसको सही से सुनाई नहीं देता, ईयर डिसेबिलिटी वाला बच्चा है। इस बच्चे के पास व्हील चेयर है, राइट। इस बच्चे के पास एक सपोर्ट पर्सन है क्योंकि आई डिसेबिलिटी वाला पर्सन है। इस बच्चे के पास ईयर डिसेबिलिटी, सुन नहीं सकता है वो, है ना, इसके पास भी एक सपोर्टिव पर्सन है। तो एक टीचर क्या करता है, क्रिकेट के टाइम जो बच्चे नॉर्मल होते हैं वो बैटिंग कर रहा होता है, यहां से बॉल आती है, बॉल किससे फेंकवा रहे हैं हम, जो सुन नहीं सकता है उससे फेंकवाते हैं। विकेट कीपर कौन बनता है हमारा, व्हीलचेयर वाला बच्चा बन जाता है,
हाई डिस्पेरिटी वाला बच्चा क्या करता है, वो जो है सपोर्टिव प्लेयर के साथ सारी चीजें नोट कर रहा होता है एज द फॉर्म ऑफ ऑडियो। तो उस टीचर ने देखा आपने, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, उन सबको एंगेज किया गया एक क्रिकेट के मैदान में। तो ये होता है बेटा इंक्लूसिव एजुकेशन। क्लियर है यहां पे? चलिए आगे देखते हैं। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ये स्पेशल नीड्स क्या होता है, उनको विशेष अटेंशन की नीड होती है। जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी तारे जमी पे, उस बच्चे को कुछ बीमारी थी, खैर उस पे भी आएंगे हम लोग, लर्निंग डिसेबिलिटीज बोली जाती है उसको, उस पे भी आएंगे हम लोग। बट आप लोग से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बीएड तो सबके सब करके आए हुए हो, पढ़े तो होगे ही, है ना? वो जो तारे जमी वाली मूवी है, उस बच्चे, तारे जमी वाली जो मूवी है उसमें उस बच्चे को किस प्रकार की बीमारी थी, आपको इनमें से कोई बता सकता है? कोई नहीं, आप लोग बता दीजिए। हाँ, डिसलेक्सिया थी, उस बच्चे को स्पेशल नीड थी, इसीलिए तो हमारे हीरो ने उसे स्पेशल अटेंशन दिया। उसको सारी चीजें विजुअलाइज होती थी, वर्ड्स आते ही नहीं थे, है ना? वर्ड्स उसको घूमते हुए नजर आते थे, सूर्य चंद्रमा तारे सब नक्षत्र सारी चीजों को उसको दिखते थे, बट वर्ड्स नहीं दिखते थे उसको, राइट? तो ये स्पेशल नीड इस टाइप से बच्चे होते हैं। आगे हम विस्तार से वर्णन करेंगे, आज जो है हम लोग सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। फिर आता है लर्निंग एंड पेडागॉगी। पेडागॉगी का मतलब तो हम समझ गए कि भैया डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे होंगे, उन सबको पढ़ाने का तरीका भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, इसी को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? पेडागॉगी, राइट? अब लर्निंग, अधिगम क्या होता है? बीएड में एग्जाम में लिख के भी आ रहे होंगे आप लोग, है ना? ये भी हम देखेंगे अच्छे से, आगे है डिस्कस और करने वाले हैं हम लोग। फिर देखते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। अब लर्निंग तो कर ली, सिखा तो लिया बच्चों को, अब किसने कितना सीखा, सीखा या ना सीखा, सब चीजें तो जाननी पड़ेगी ना। तो वहां पे हम देखते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। भैया हर एक बच्चे को तुम सेम टाइप के असेसमेंट से इवेल्युएट नहीं कर सकते। जो बच्चा क्लास में वीक है, हो सकता है वो एजुकेशन में वीक हो, लेकिन वो कल्चरल एक्टिविटी, सोशलाइजेशन उसका बहुत अच्छा हो सकता है एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन बाकी चीजें वीक है, क्या हम उसे हर एक टूल से माप सकते हैं क्या? इसीलिए हमारे पेडागॉजी में डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट असेसमेंट टूल्स दिए गए हैं, वो सारी चीज भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? फिर आता है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं को समझना। भैया आज आप टीचरशिप के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट सीजीटेट दिला चुके हैं, मेन एग्जाम में बैठना चाहते हैं, लेकिन कभी ना कभी आप भी तो स्टूडेंट थे, मैं भी तो स्टूडेंट था, तो भैया अपने बारे में भी तो मालूम होना चाहिए कि भैया मैं कैसा स्टूडेंट था, मुझे कैसी समझ में आती थी। टू बी ऑनेस्ट मैं वो बच्चा था जो क्लास में घूमते रहता था, है ना? क्लास 1 to 5 की बात कर रहा हूं, ठीक है? जोक्स अपार्ट, आगे देखते हैं। तो बेटा सबसे ज्यादा वेटेड है चाइल्ड डेवलपमेंट 10 मार्क्स का, सेकंड इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशल नीड से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, रिसेंट पैटर्न बता रहा हूं ना। लर्निंग एंड पेडागॉजी अधिगम शिक्षा शास्त्र 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग 3 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ 3 मार्क्स, ठीक है? टोटल मिला के आपका जो है सीटेट का पेपर कवर होता है बेटा 30 मार्क्स का, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो एजेंडा, व्हाट इज एजेंडा? बेटा हर एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर हर एक क्लासरूम या हर एक सब्जेक्ट का टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ लेकर एक पर्टिकुलर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा एजेंडा, ठीक है? तो कुल मिला के
पूरे सीडीपी के सिलेबस में मैंने आप लोगों को ये 4 यूनिट में दिया है। इस 4 यूनिट में ही हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। पहला यूनिट में हम लोग इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता कैसे है, बच्चा सीखता कैसे है, डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट उसको कैसी कैसी चीजें चाहिए होती है ना, ये सारी चीजें सीखेंगे। सेकेंड यूनिट में मैं एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं डेवलपमेंट के, ये सारी चीजें सीखेंगे। थर्ड यूनिट में हम सीखेंगे लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव मतलब होता है ज्ञान, देख लीजिए फोटो भी दिया हुआ है। लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जब भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात आती है तो भैया मेरे माइंड में तो सबसे पहले आते हैं भैया प्याजे, जिन प्याजे, आगे बात करेंगे। फिर आता है यूनिट 4 चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स हम लोगों ने समझ लिया, तारे जमी वाला बच्चा, हैंडीकैप बच्चा, कुछ एबिलिटी होती है, कुछ नॉन एबिलिटी होती है, उस टाइप के बच्चे, ये सारे स्पेशल नीड्स के बच्चे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे। अब देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडालॉजी। आज हम बच्चों को व्यवहार और सीखने की प्रकृति को समझने के लिए सीडीपी की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में, है ना, बच्चे को सीखना, बच्चे में क्या सीखना, बच्चा कैसे है, किस टाइप से सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, ये भी ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आपकी क्लास में एक बच्चा है राहुल, शुरू में बहुत अच्छा एक्टिव था, धीरे से आप एक वीक से ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो बच्चा कोने में खिड़की के पास बैठा रहता है, बाहर निहारते रहता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, ना किसी से बात करता है ना कुछ करता है। आप अपना लेक्चर दे रहे हो, आप पढ़ा रहे हो और बच्चा वैसा कर रहा है, तो आप जाके उसे टोक नहीं सकते। आप उसे जाके डांट दोगे, वो बच्चा और डिप्रेस हो जाएगा। सबसे पहले आपको उसको ऑब्जर्व करना होगा, भैया ये क्यों रहा है। फिर उस एक टाइम बाद उसे प्रॉपर बुलाओगे, बेटा राहुल क्या हुआ, आजकल तुम ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई पे, ये पूछोगे। वो बच्चा जब आपसे फैमिलियर हो जाएगा तो अपना रीजन बताएगा। आज की डेट में ना एक एजुकेशन सेक्टर में जो गैप आ रहा है टीचर स्टूडेंट का, वो गैप को ही हमको कम करना है, राइट। ताकि बच्चा घर पे ज्यादा नहीं बता पाता, वो घर में जितना ज्यादा रहता है उससे ज्यादा तो स्कूल में इन्वॉल्व रहता है। उसके इमिटेशन जो है वो उसके टीचर्स होते हैं, अनुकरण योग्य, राइट। तो वो सारी चीजें होती है। तो उस बच्चे को आपने अलग से बुलाया, पूछा, प्रॉब्लम फाइनेंशियल इशू था, तो उसने आपको बताया कि इस घर में फाइनेंशियल इशू है, दैट्स व्हाई मैं आजकल थोड़ा सा टेंशन में रह रहा हूँ। उतना छोटा बच्चा है बट उसको समझ में आ रही सारी चीजें। तो फिर आप क्या करते हो, उसको बताते हो कि बेटा हमारे कॉलेज में ऐसे स्पेशल केसेस के लिए, हमारे स्कूल में ऐसे स्पेशल केसेस के लिए स्कॉलरशिप का प्लान है, तो तुम वहां अप्लाई कर सकते हो, तो तुम टेंशन मत लो, तुम पढ़ाई करो। नेक्स्ट डे वो अपने पापा को बताता है, उसके पापा आते हैं, सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, है ना। कुछ बच्चे आगे बैठते हैं, कुछ बच्चे पीछे चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं लगातार सवाल पूछते हैं, कुछ जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ बच्चे ग्रुप वर्क करते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो जो बच्चे आगे बैठते हैं, क्यों बैठते हैं आगे, हो सकता है जब वो बस में चढ़ता हो वो बच्चा, तब मम्मी बोलती होगी जोर से, सामने नहीं बैठेगा तो तेरे को बहुत मारूंगी या तेरे टीचर से शिकायत करूंगी तेरी, ऐसा भी बोला जाता है कई कई घरों में। या फिर उस बच्चा हो सकता है कि वो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी हो। कुछ बच्चे पीछे चुपचाप बैठे रहते हैं। आइंस्टाइन ने कहा भी है कि क्लास का सबसे अच्छा दिमाग जो है ना, क्लास के बैक बेंचर्स के पास होता है ना। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ओके। कुछ पीछे चुपचाप बैठे रहते हैं ना, क्यों बैठे रहते हैं वो सारी चीजें भी देखना पड़ेगा। कुछ बच्चे लगातार सवाल पूछते हैं, ये क्यों पूछ रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो इन सारे बच्चों को क्या काम देना है, इनकी क्वालिटी के हिसाब से हमको काम देना आना चाहिए। जैसे वो आगे बैठे रहने वाला बच्चा है ना, उसको क्या करना चाहिए, वो पूरा अटेंशन स्पैन करता है। अटेंशन स्पैन, वेट सर, अटेंशन स्पैन होता क्या है, नया वर्ड है ना। अटेंशन स्पैन का मतलब होता है बेटा कि कोई भी इंसान एक काम को कितने फोकस के साथ कर सकता है, ये होता है बेटा क्या,
अटेंशन स्पैन। क्लियर है बेटा? ठीक है। जो पीछे बैठे रहते हैं बच्चे, उनको क्या करेंगे हम? डेकोरेशन में लगाएंगे। उनको ये पूछेंगे कि बच्चा, वो बच्चे के बारे में मैं ये काम देने वाला हूं, तू बता वो करता क्या है क्लास में। क्योंकि हर टीचर, ऑब्वियस सी बात है, हर टीचर के पास सारे स्टूडेंट्स की कुंडली होती है, लेकिन फिर भी उसको हम सजेशन लिए रख सकते हैं, उसको डेकोरेशन में लगा सकते हैं। बहुत सवाल पूछता है ये बच्चा, क्योंकि ये जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। इसको हम पार्टिसिपेट करने के लिए बोल सकते हैं, बेटा तू ये सीखेगा क्या? वो बोलेगा हाँ मैम मैं सीखूंगा और करूंगा भी ये काम। तीसरा बच्चा जो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको क्या करना चाहिए? डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसको घूमने फिरने वाला काम बताना है। जाओ जाओ तुम पूरा राउंड लेके आओ, सबके पास सारी चीजें पहुंची कि नहीं पहुंची, है ना? तो क्वालिटी के हिसाब से हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? वर्क दे रहे हैं। जो बच्चे ग्रुप वर्क कर रहे हैं वो डेकोरेशन में कर रहे हैं काम, है ना? सबको साथ लेकर चलने वाले बच्चे। तो इस प्रकार से आपको ये पेडागॉजी बताएगी कि आपको सेलेक्टिव बच्चों को कैसे करना है ना? सेलेक्टिव इन द सेंस किस बच्चे से कैसा काम करवाना है, ये पेडागॉजी आपको बताएगी, राइट? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एज अ टीचर आप क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए। क्यों जरूरी है सीडीपी? जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, बच्चा कैसे सोचता है, महसूस करता है, सीखता है, ये सारी चीजें हमको सीडीपी से ही पता चलती है। इसी से समझ आता है क्या क्लासरूम में बिहेवियर कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिहेवियर वाले बच्चे, है ना? ये सारी चीजें, है ना बेटा? आगे देखते हैं हम। एक टीचर जो होता है ना, सिर्फ पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं होता है बेटा, राइट? एक टीचर जो है ना, उसको सभी बच्चों को बारे में पता होता है। और एक अच्छा टीचर वही है जो बच्चे के मन और बिहेवियर दोनों को समझ सके। बेसिक बात है। कभी भी बेटा हमेशा याद रखना कि बच्चों को चिल्लाने से ज्यादा ना समझने की कोशिश करना। प्राइमा फेसी मतलब पहली नजर में ही आपको बच्चों को जज नहीं करना है। हाँ, रिपीटेटिव वे में हो जाता है तो वो बात अलग है कि हाँ बच्चा ऐसा ही है, आप जान गए, तो फिर जो भी है अपने हिसाब से, पेडागॉजी के हिसाब से आपको हैंडल करना है। फिर आता है कक्षा की सामान्य स्थितियां। अब देखिए फिर से हम बात करने वाले हैं बच्चों की। बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है। पहले वो होमवर्क करता था, कुछ कारण हो सकता है कि भैया उसको कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा होगा, या घर में पढ़ने लायक माहौल नहीं होगा, ये सारी चीजें भी हो सकती है। बच्चा चुपचाप रहता है, कोई बच्चा डरा रहता है, हो सकता है कंफ्यूजन भी हो सकता है उसको, उसके कंफ्यूजन का निवारण करेंगे, राइट? आगे क्या करना है? बच्चा बहुत ज्यादा बोलता है, मतलब बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव है, हाई एनर्जेटिक है, तो उसको अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो सकता है उसको, है ना? इस बच्चे को क्या करेंगे? इस बच्चे की एनर्जी का यूज करेंगे हम कब? जब हमारे स्कूल में या कॉलेजेस में कुछ प्रोग्राम होंगे, एंकरिंग कर सकता है वो बच्चा, है ना? ये सारी चीजें हम कर सकते हैं बच्चों के लिए। बच्चा स्लो लर्नर है, एक्स्ट्रा टाइम लगता है, सपोर्ट की जरूरत होती है, तो आपको इसको क्या करना होगा? किसी ग्रुप में बिठाना होगा। वाइगोत्स्की, जैसे मैं ग्रुप सुनता हूं, मुझे मेरे माइंड में एक नाम क्लिक होता है, वाइगोत्स्की का। जैसे जैसे आप क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे, आपको भी वाइगोत्स्की और जीन पियाजे क्या होते हैं, कौन होते हैं, कहां से हैं, सारी चीजें पता चल जाएगी। बाकी आज मैं इतना बोल रहे हैं, आप लोग होते कौन है? सर हमको पता है, कुछ को नहीं पता है, देख लो उनको तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आगे की स्लाइड्स में मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, बाकी आगे सारी चीजें हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चल आगे बढ़ते हैं। बिहेवियर का मतलब, अब देखिए पिछले स्लाइड में हमने देखा हर बच्चा अलग अलग बिहेव कर रहा था, वो होमवर्क करके नहीं ला रहा था, है ना? कंफ्यूज हो सकता है, शाय हो सकता है, बहुत सारी चीजें हमने बात की। अब देखिए बिहेवियर का मतलब, बच्चे का दिखने वाला व्यवहार या रिस्पॉन्स, है ना? ये क्या होता है बेटा? बिहेवियर। इसके पीछे उसका घर का वातावरण, जो होमवर्क करके नहीं लाता, हो सकता है घर का वातावरण ही खराब हो, मानसिक अवस्था उसकी ठीक नहीं है, घर पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये सारी चीजें भी होती है कई बार, है ना? इसी वजह से बोला जाता है कि बच्चों के सामने कोई भी ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए कि बच्चे जो है हमेशा याद कर लेते हैं, उनकी प्राइमरी मेमोरी से ज्यादा, उनकी रैम से ज्यादा रोम स्ट्रांग होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, रैम बढ़ती जाती है, रोम कम होती जाती है। ठीक है, समझने वाले समझ गए।
रैम और रोम क्या होता है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। टीचर को तुरंत जजमेंट देने के बजाय कारण समझना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात कर चुकी है कि टीचर को समझना पड़ेगा कि भैया बच्चा जो है पढ़ा रहा है, बच्चा जो है ऐसा बिहेव कर रहा है यहां से 2-4 सेकंड कट करना, पीछे का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो घर का वातावरण मैटर करता है, मानसिक अवस्था उसकी कैसी ये भी मैटर करता है, उसका इंटरेस्ट किस में है। भैया उस बच्चे का इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में, पढ़ा रहे हो इंजीनियरिंग, है ना, कैसे समझ में आएगा उसको। हर कोई रेंचो थोड़ी होता है। लर्निंग स्टाइल कैसा है बच्चे का, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, ये सारी चीजें भी होती है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब आते हैं हम लोग पेडागॉजी का सरल अर्थ क्या होता है। वैसे तो मैंने शुरू में ही बता दिया, फिर से देख लेते हैं। लिखा हुआ ज्यादा समझ में आता है सर, अच्छा ठीक है, लिख लिया, इसीलिए तो मैंने पहले ही। पढ़ाने की कला और विज्ञान को क्या बोलते हैं बेटा, पेडागॉजी। बेटा जरूरी नहीं कि हर टीचर से हर स्टूडेंट को समझ में आ जाए, लेकिन हर एक टीचर को यह प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप सब फ्यूचर टीचर बनने वाले हो, कि भैया मैं जो पढ़ा रहा हूं ना वो हर इंसान को समझ में आना चाहिए। राइट, जब आप सामने आते हैं तो आप बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं सामने, कि नहीं भैया बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको आने वाले टाइम में आइडल मानेंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको प्रॉपर आपका ही बातें फॉलो करेंगे। बच्चे होते हैं भैया पेरेंट्स से ज्यादा टीचर की सुनते हैं। घर पे फिर मम्मी पापा बोलने लग जाते हैं कि बेटा ये नहीं कि रुक तेरे सर को बताती हूँ, रुक तेरे सर को बताता हूँ, ऐसा चलता है क्लास में, ठीक है। तो बच्चा कैसे सीखता है उसके अनुसार पढ़ाना, है ना। मैंने बताया था कि कुछ बच्चा इंस्टाग्राम रील से सीख रहा है, कोई बच्चा एक्टिविटी करके सीख रहा है, कोई बच्चा सुन के ही सीख ले रहा है ना। उस हिसाब से हमको पढ़ाना होगा बेटा, डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड का यूज करके। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। या तो हम बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू सिखा सकते हैं, या हम एक्टिविटी के थ्रू सिखा सकते हैं, डिस्कशन या फिर लर्निंग करवाना, डिस्कशन से लर्निंग करवा सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल कैसे, बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे आगे मैं बताऊंगा तुम लोग को टॉपिक एग्जाम्पल के थ्रू कैसे पढ़ाया जाता है ना। एक्टिविटी के थ्रू कैसे पढ़ाया जाता है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। लर्नर सेंटर अप्रोच अपनाना। जब से एनईपी 2020 आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, है ना, तो उसमें जो है ना टीचर सेंटर की जगह लर्नर सेंटर्ड वर्ड का यूज किया गया था। लर्नर सेंटर मतलब टीचर को यह ध्यान में देना है कि बच्चा सीख कैसे रहा है, उस हिसाब से तुमको टीचिंग करनी है। यह होता है लर्नर सेंटर अप्रोच। लर्नर को केंद्र में रखकर अपनी सारी की सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करना, है ना। हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सम्मान देना। जरूरी नहीं कि मेरी क्लास में यदि एक बच्चा होशियार है पढ़ाई में तो वो हर एक चीज में होशियार होगा। कोई बच्चा यदि क्लास में टॉप कर रहा है और दूसरा बच्चा एवरेज है लेकिन वो सारी एक्टिविटी कर रहा है, तो किसे आप डेवलपमेंट का जरिया मानोगे। डेवलपमेंट का, जैसे अब मेरा फर्स्ट वर्ड निकल चुका है आपके पहला चैप्टर सीडीपी का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो समझ लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है ना। आगे स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अच्छा चलो बता ही देता हूं, सुन लो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ जो होती है ना बेटा ये शारीरिक होती है, फिजिकल होती है। मतलब ग्रोथ कैसे होती है, उस शारीरिक बढ़ता है, उसका वजन बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, क्या कहलाती है बेटा, ग्रोथ। सिर्फ वजन आकार में वृद्धि को बोलते हैं बेटा ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट वो मल्टीडिसिप्लिनरी होता है, वो बहुत ज्यादा एक्सपांड लेवल में होता है, राइट। इसमें जो है शारीरिक वृद्धि तो आती है लेकिन मानसिक वृद्धि भी आती है। मानसिक वृद्धि, ठीक है।
ये भी आता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दोनों आते हैं बेटा, ठीक है। फिर आता है हर बच्चे की क्षमताओं को पहचान कर उसे बेहतर सीखने का अवसर देना, है ना, उसकी क्षमताओं के हिसाब से हमको। अब देखो टीचर का मुख्य रोल, हमने पूरी क्लास में सिचुएशंस क्या होती है, किस किस टाइप के बच्चे होते हैं, कौन बच्चा क्या कर रहा है, सारी चीजों को डिस्कशन कर चुका है। अब हम देख रहे हैं टीचर का मुख्य रोल। एक टीचर ऑब्जर्वर होता है, जैसा कि हमने राहुल को नोटिस किया था, वो 7 दिन से पढ़ नहीं रहा था, याद है ना। बच्चों को ध्यान से देखता है। एक टीचर क्या करता है, गाइड, एज अ गाइड सही दिशा दिखाता है। मोटिवेटर पढ़ाई में रुचि जगाता है। काउंसलर बच्चे की समस्या समझता है। फैसिलिटेटर सीखने का माहौल बनाता है। बेटा कभी भी ये क्वेश्चन आ जाएगा, टीचर का मुख्य रोल, ऑब्जर्वर, गाइड, मोटिवेटर, काउंसलर, फैसिलिटेटर क्या होता है, सही जोड़ी मिलाओ। हो सकता है इनमें से कौन सा गलत है ये भी पूछ दे, है ना। तो टीचर ऑब्जर्वर कैसे होता है, जैसे हमने देखा ऑब्जर्व किया बच्चों को। गाइड कैसे होता है, जैसे हमने उसको साइड में बुलाया, क्या हुआ, पर्सनली उसको गाइड किया, है ना। मोटिवेटर पढ़ाई में रुचि जगाता है, हमने उसको, राहुल को कैसे मोटिवेट किया, हमने उसको ये बोला कि बेटा स्कॉलरशिप तो तुझे मिल रही है, साथ साथ तू पिछला रिकॉर्ड भी देख ले, तू अपना कितना अच्छा पढ़ाई करता है तू, है ना, आगे चल के बहुत अच्छा कर सकता है, हम तो तेरे सपोर्ट में हैं ही बेटा। ये सारी चीजें हमने बोला, बच्चा मोटिवेट हो गया। काउंसलर बच्चे की समस्या समझता है। उस टीचर ने क्या किया, राहुल की समस्या समझी, उसको स्कॉलरशिप के बारे में बताया। फैसिलिटेटर सीखने का माहौल बनाता है, राहुल को जो है क्या बोलना चाहिए, स्कॉलरशिप दिलवा के उसको सीखने का माहौल दोबारा से उसके क्लास में एंगेजमेंट करवाया। जब कभी पढ़ाते थे बच्चों का नाम लेके पूछते थे, कैसे राहुल, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, इस टाइप से उसने किया। हमेशा ध्यान रखना एज अ टीचर आप लोगों को, जब कभी भी आपको लगे कि हमारे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिंपली एक बच्चे को, जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है उसका नाम लेके बोल दो, वो बच्चे का तुरंत मेमोरी जो है क्लास में आ जाती है, जहां भी रहती है। बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सिलेबस से संबंधित क्या क्या बातें हैं। जैसे हमने देखा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका पहला चैप्टर है। अलग अलग उम्र के बच्चों के शारीरिक और मानसिक और सामाजिक परिवर्तन अलग अलग होता है ना। मानसिक और सामाजिक परिवर्तन, यहाँ पे 2 वर्ड है ना। जिस बात को एक बच्चा 5 साल की उम्र में नहीं समझ सकता है, वो बात को बच्चा 18 साल की उम्र में समझ लेता है। या फिर जो 18 साल की उम्र की जो बात होती है ना, रॉकेट साइंस यदि पढ़ा रहे हो आप, तो रॉकेट साइंस यदि पढ़ा रहे हो तो भैया 5 साल के बच्चे को कैसे समझ में आएगा, है ना, क्योंकि उसका उस हिसाब से थिंकिंग ही डेवलप नहीं हुई है। ये सारी चीजें होती है। लर्निंग थ्योरीज, जब कभी भी लर्निंग थ्योरीज की बात आएगी तो हमने मुख्य रूप से जीन पियाजे, व्यागत्स्की, स्किनर, प्ले, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं, सॉरी, इन सारी की थ्योरीज हमको पढ़नी है। और ये सारी थ्योरी बेटा रियलिस्टिक है आज की डेट में। एज अ जैसा कि हम लोग छत्तीसगढ़ में हैं, तो छत्तीसगढ़ के जो पाठ्यक्रम का है, करिकुलम जिसको बोला जाता है ना, 1ली से 5वीं तक अलग करिकुलम फॉलो होता है, 6वीं से 10वीं तक अलग करिकुलम फॉलो होता है, 10वीं से 12वीं तक अलग करिकुलम फॉलो होता है ना। तो भैया ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी लर्निंग थ्योरीज थे, जो आप सामाजिक विज्ञान क्लास 6 से ही इंट्रोड्यूस क्यों किया जाता है, क्योंकि भैया बच्चा उस एज में आ जाता है कि वो जो है उसके सामने मूर्त चीजें ना होने पर भी वो समझ सकता है। इस वजह से 6वीं क्लास में उसको सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है। तो हमारा जो करिकुलम है वो आज भी जीन पियाजे की थ्योरी पे बेस्ड है, हमेशा ध्यान रखना बेटा, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन बात हो चुकी है हमारी। मोटिवेशन एंड अटेंशन, है ना, बच्चे की रुचि और ध्यान को बनाए रखना। कोई भी थ्योरी जब आप पढ़ाते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कलरफुल चार्ट्स बनाने होने चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ बड़बड़ बोल के पढ़ाना नहीं है, आपको बच्चों को एक्टिविटी भी करवाना है। आगे एक्टिविटी भी ऐड है, मैं आप लोगों से करवाऊंगा। अब देखते हैं, देखो बेटा, शिक्षा एवं मनोविज्ञान किसे कहते हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान, राइट।
मनोविज्ञान साइकोलॉजी जो है एक ग्रीक शब्द है बेटा। ग्रीक शब्द साइकोलॉजी जो है ये साइके एंड लोगोस शब्द से बना है। साइके का मतलब होता है बेटा ज्ञान और लोगोस का मतलब होता है बेटा आत्मा। मतलब आत्मा और ज्ञान का विज्ञान क्या कहलाता है बेटा? मनोविज्ञान, है ना। मानसिक मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक एजुकेशन ऑफ द योर माइंड, बिहेवियर एंड योर थॉट्स, राइट। एक सिस्टर एक वैज्ञानिक है। मनोविज्ञान शिक्षा का सबसे बुनियादी विज्ञान है। वॉटसन क्या बोलते हैं भैया? मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। बेटा ये किसने कहा करके आता है, इसलिए इसको याद रखना, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है, यह टॉपिक अधिकतर अध्यापक संबंधी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है? देखो इसका उद्देश्य क्या है बेटा? शिक्षा में यहां से 10 सेकंड, जहां से मैं खांस रहा हूं वहां से उसको हटा देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, तो शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है? उद्देश्य इसका क्या होता है? शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग। महत्व क्या है बेटा? शिक्षक की दक्षता और विद्यार्थी की समझ को बढ़ाना। शिक्षक की दक्षता कैसे बढ़ती है? अब बच्चों को समझना सीख जाते हो यार। विद्यार्थियों की समझ को बढ़ाना, आप ऐसा टीचिंग मेथड यूज करते हो कि बच्चा समझने लग जाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान की मुख्य अवधारणाएं कौन कौन सी? शैक्षिक मनोविज्ञान की मुख्य अवधारणाएं देखो तो भैया, नहीं हटता है क्या? नहीं हटता यार। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में कवर करूंगा बेटा, ठीक है। अब देखो मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। भैया चाइल्ड बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हो तो भैया मनोविज्ञान क्या होता है ये भी तो जान लो, है ना। मनोविज्ञान के 2 काल होते हैं, पूर्व वैज्ञानिक काल और एक वैज्ञानिक काल। पूर्व वैज्ञानिक काल में बेटा आत्मा और मन के ऊपर बात हुई, इसका विकास किया गया। आध्यात्मिक विकास, जो तुलसीदास थे, बड़े बड़े जो संत महात्मा थे, जो भी ग्रेट थिंकर्स थे, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन सब जो है पूर्व वैज्ञानिक काल के आते हैं, जिसमें आत्मा और मन से रिलेटेड उन्होंने बात की, इसी को मन से समझा, ठीक है। वैज्ञानिक काल कब होता है? चेतना और व्यवहार का काल। इसका विकास कब हुआ बेटा? चेतना व्यवहार का काल का विकास, वैज्ञानिक काल। रूसो, ये सारे लोग जो है वैज्ञानिक काल के मनोविज्ञान की कौन सी शाखा से रिलेटेड है? वैज्ञानिक काल से रिलेटेड है। अब मनोविज्ञान के संप्रदाय, ये संप्रदाय क्या होता है बेटा? हर कोई अलग अलग संप्रदाय का होता है, वैसे मनोविज्ञान का भी संप्रदाय है भैया। देख लो कौन कौन से वर्ड्स हैं, फिलहाल स्टार्ट कर लो आज से ही, है ना। थोड़ा टेक्निकल है, सिर्फ आपको ये क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों ने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, इसके जो फाउंडर है विल्हेम वुंट होते हैं। 1879 में इन्होंने संरचनावाद की स्थापना की थी। फंक्शनलिज्म, कार्यात्मकवाद, विलियम जेम्स ने इसका जो है सूत्रपात किया 1890 में। मनोविश्लेषण, है ना, सिगमंड फ्रायड के बारे में तो पढ़े ही होंगे। 1900 इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी। गेस्टॉल्ट, मैक्स वर्टहाइमर, गेस्टॉल्ट जो है मैक्स वर्टहाइमर ने इसकी थ्योरीज दी थी। बेटा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, है ना। सही जोड़ी मिलाओ, या फिर हो सकता है इनके ईयर बाजू में दे दे और आपको संरचनावाद कौन सी ईयर में आया ये दे दे, या फिर हो सकता है संरचनावाद के साथ विलियम वुंट को जोड़ी मिलाने के लिए दे दे, है ना। कुछ भी हो सकता है। सारी चीजें हमको अच्छे से दिमाग में बिठाते हुए चलनी है। और हमेशा ध्यान रखना आपके कंपटीशन एग्जाम में सिंपल सारी चीजें जो सबको आती है वो सबको आती है,
लेकिन जो वर्ड्स स्पेशल होते हैं उन वर्ड्स को एग्जामिनर पहले पॉइंट आउट करता है। ठीक है, आगे देखो, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, जॉन बी वॉटसन, इसके सूत्रपात क्या इन्होंने, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव विकास प्याजे, जब कभी भी कॉग्निटिव वर्ड आया हमेशा आंख बंद करके लिख दीजिएगा, प्याजे। मानवतावादी, ह्यूमनिस्टिक, अब्राहम मस्लो, कार्ल रॉजर्स, 1950 में इन्होंने इस चीज का सूत्रपात किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं बेटा मनोविज्ञान का विकास। आगे मैं बताऊंगा कि मनोविज्ञान को और डीप में पढ़ेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे देखते हैं, चलो। अब आता है बेटा जो मैंने वहां पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखा था उसकी स्लाइड्स देखते हैं, चलो। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट दोनों महत्वपूर्ण है लेकिन दोनों अलग अलग है ना। सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ वो सब लिख के आया हूं। मान लीजिए आपकी क्लास में एक 5 साल का बच्चा है। देखो ये 5 साल का बच्चा है भैया, 1 साल बाद वो 6 साल का हो गया। देखो 1 साल बाद, पहले साल वो 5 साल का था, दूसरे साल वो क्या हो गया, 6 साल का हो गया। अरे वाह क्या बात है। अब देखो जब वो 5 साल का था तो उसका जो वजन था वो 18 केजी था, उसकी लंबाई थी कितनी, 3 फीट। लेकिन जैसे ही वो 1 साल बाद मतलब 6 साल का हो गया, उसकी जो लंबाई हो गई 3 फीट 5 इंच हो गई, उसका वजन 22 केजी हो गया। तो ये होता है बेटा शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन जो मापा जा सके, स्केल से मापे रहे, है ना। 22 केजी, इसको क्या वजन मापने वाली मशीन से मापे जाता है इसको, है ना। तो ये होता है बेटा ग्रोथ। क्लियर है बेटा, पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन से आप लोगों को आई थिंक चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब आते हैं बेटा विकास, डेवलपमेंट। बेटा ये जो डेवलपमेंट है ना आपके सीडीपी का 50% हिस्सा कवर करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब कभी मैं बोलूंगा ग्रोथ ग्रोथ नहीं बोलूंगा, जितने भी थ्योरीज आए थे डेवलपमेंट के ऊपर आए हैं। ग्रोथ तो भैया डेवलपमेंट के अंदर ऐसे समझ आता है जैसे चाय में चीनी घुल जाती है ना। चलो अब हम देखते हैं बेटा डेवलपमेंट क्या होता है। बेटा डेवलपमेंट गुणात्मक परिवर्तन जो भीतर से गुणों, क्षमताओं और व्यवहार में सुधार लाए, ये क्या होता है बेटा डेवलपमेंट। सिर्फ शरीर का बढ़ना डेवलपमेंट नहीं कहलाता, उस बच्चे के गुण में बढ़ रहे हैं, उसकी क्षमताएं बढ़ रही हैं, उसके व्यवहार में सुधार हो रहा है, तो ये होता है बेटा डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा है जिसकी हाइट और वेट बढ़ गई, डिसरिस्पेक्ट करता है टीचर्स की, घर में ढंग से बात नहीं करता है, अपने जो साथी हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है, खेलता है तो भी वो लड़ झगड़ के वापिस आ जाता है, तो बेटा उसकी हाइट तो बढ़ गई लेकिन उस बच्चे की डेवलपमेंट नहीं कहा जाएगा। डेवलपमेंट में बेटा होता है उसके गुणों का विकास हुआ। गुण इन द सेंस वो बच्चा गाने गाने लग गया, वो बच्चा ढंग से पढ़ाई करने लग गया, प्रोनाउंसिएशन सीखने लग गया, संस्कृत बोलने लग गया, इंग्लिश अच्छे से बोलने लग गया, ये सब गुण आ गए उसके। उसकी क्षमताओं में वृद्धि हो गई, जहां वो 10 किलो का सामान उठाता था वो 5 किलो का सामान उठा रहा है, सॉरी जब वो पहले 5 किलो का सामान उठाता था 10 किलो का सामान उठा रहा है ना। उसकी क्षमताएं बढ़ गई, उसको पढ़ने की क्षमता बढ़ गई जैसे जैसे वो बढ़ते गया, है ना। उसके व्यवहार में सुधार हुआ। वो बच्चा जो है जब कभी भी कॉलेज आता है या स्कूल आता है तो टीचर्स को गुड मॉर्निंग विश करता है, जाता है बाय बोलता है, जो भी टीचर्स होमवर्क देते हैं वो प्रॉपर करता है, पढ़ के आने बोलते हैं पढ़ के आता है। ये उसका व्यवहार में सुधार हुआ बेटा। घर में जब कभी भी आता है मम्मी पापा का पैर छू के आता है, सारी चीजें कर रहा है वो, तो ये सारी चीजें व्यवहार है। ठीक है, देखिए गुणों में परिवर्तन हुआ, नए शब्द सीखे, किताब, घर, पानी, दोस्त, इस बच्चे ने सीख लिया। दोस्तों से बात करना सीखा, क्षमताएं उसकी डेवलपमेंट हो गई, दोनों गुणों में ही आएंगे। नए शब्द सीखे और दोस्तों से बात करना सीखा। अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखा, इसकी क्षमताएं इसमें भी आती है बेटा। आप कैसे अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखते हो, अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करते हो, इस बेसिस पे भी आपको जज किया जाता है, राइट। सॉरी जज नहीं, आपको क्षमताओं और भावनाओं पर काबू पाना सीखा जाता है ना। गणित के सवाल हल करना, ये भी आपकी क्षमताओं में आ गई। पहले वो 2 + 3 = 5 होता था, 4 + 1 3 = होता है,
सारी चीजें सीखने लग गया है वो, है ना। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, एक अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चे की वृद्धि को समझे और उसके विकास में मदद करे। ये सारी चीजें होती है ना। तो आई होप दोनों महत्वपूर्ण, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके लिए है, क्योंकि अब इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, इंक्लूसिव एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। देखिए, जो बच्चा कॉन्फिडेंट है वह एक लाइन में आंसर देगा, आप सबको बोल रहा हूं और आप लोगों को भी। ठीक है, बच्चा स्कूल में क्यों आता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों आता है भैया? देखो, पहला कारण सीखने के लिए, दूसरा कारण दोस्त बनाने के लिए, तीसरा कारण टीचर से गाइडेंस लेने के लिए, चौथा कारण नए स्किल डेवलप करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, सीखने के लिए आता है तो जो स्कूल में ड्राइंग कॉम्पिटिशंस होते हैं वो किस लिए होते हैं? दोस्त बनाने के लिए नहीं आता। अच्छा, दोस्त तो सर अपने आप बन जाते हैं, हम दोस्त बनाने के लिए थोड़ी आते हैं, हम तो पढ़ाई करने के लिए आते हैं। कैसे? नहीं बेटा, टीचर्स की गाइडेंस लेने के लिए। हाँ, वो बात अलग है, कुछ बच्चे थोड़े से शाय होते हैं, वो गाइडेंस नहीं ले सकते, बट उनको भी गाइडेंस लेना चाहिए। ठीक है, तो टीचर से गाइडेंस, ये सारे के सारे ऑप्शन सही है बेटा। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को पूछा तो आप सभी ने अलग अलग आंसर्स किया, राइट। किसी ने सीखने के लिए बोला, किसी ने ये सारी चीजें बोला, किसी ने ये नहीं बोला। क्यों भाई? मुझे पता है आप सबके सब दोस्त बनाने के लिए गए होगे, इसलिए आप लोगों ने नहीं बोला। अच्छा, नहीं गए हो, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बनाना चाहिए, आगे चल के दोस्ती काम आते हैं। कैसे, है ना? ठीक है, चलो, ये क्लियर है बेटा? क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? हर एक बच्चे का अलग अलग आंसर होता है, राइट। आगे देखते हैं। हाँ, अब आ गया भैया हमारा जीन पियाजे वाइगोत्स्की। बुला रहे थे ना उनको, मुझे पता था जब मैं जीन पियाजे वाइगोत्स्की बोलूंगा, सर सर पहली क्लास में ये थोड़ा बहुत बता दो ना, यही डिमांड थी ना। चलिए फिर देख लेते हैं। ये है जीन पियाजे, ग्रीन वाले हैं लेव वाइगोत्स्की। जीन पियाजे जो हैं, इनमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि जीन पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला, नन्हा वैज्ञानिक बोला। क्यों? क्योंकि वो जो है वो ये मानते थे कि बच्चा जो है वो खुद से ही सीखता है, बच्चे को किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं होती। जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है उस हिसाब से वो अपना डेवलपमेंट खुद करते जाता है, खुद सीखते जाता है, अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट खुद से सीखता है। ये जीन पियाजे जी का मानना था। लेव वाइगोत्स्की, ये कौन थे भैया? सामाजिक अधिगम का शैक्षिक महत्व इन्होंने दिया, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल लर्निंग। वाइगोत्स्की जी का मानना था, ये बोलते थे कि भैया जो बच्चा है वो खुद से कुछ नहीं सीखता है, उसको सीखने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए समाज की आवश्यकता पड़ती है, उसको सीखने के लिए सोशल एनवायरनमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जब बच्चा अपने से बड़ी एज के बच्चों से मिलता है तो वो कुछ ना कुछ सीखता है, वो छोटा बच्चा। वाइगोत्स्की का मानना था कि पढ़ाने वाला एज में बड़ा हो तभी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। पढ़ाने वाला या सिखाने वाला आपसे एज में छोटा भी हो सकता है, आप छोटे से भी नॉलेज ले सकते हो। ये किसका मानना था? वाइगोत्स्की जी का मानना था। उन्होंने 3 वर्ड्स बोले थे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZDB, मोर नॉलेज अदर, स्कैफोल्डिंग। ये 3 वर्ड इन्होंने बोला था। ये 3 वर्ड आप लोग समझ लो। पूरा फोकस बेटा, मेरे को पता था सबसे पहले आप लोग सोच रहे थे कि वाइगोत्स्की जीन पियाजे पढ़ाने वाले, नहीं, जीन पियाजे नहीं, सबसे पहले वाइगोत्स्की देखो। ठीक है, तो मैंने बोला वाइगोत्स्की जी ने जब अपनी थ्योरी दी तो उन्होंने 3 वर्ड्स बोले। पहला जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा मोर नॉलेज अदर, तीसरा स्कैफोल्डिंग। ठीक है,
तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है ये समझो। आप लोगों का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, समझा तो मैं आप लोगों को रहा हूं। हमारी कोचिंग कंपटीशन कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले आप लोगों ने सीटेट और सीजीटेट का एग्जाम कितने लोगों ने दिया है? क्लियर हो गया आप लोगों का? क्यों नहीं हुआ? चलो ठीक है। तो मान लेते हैं कि भैया कंपटीशन कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले आप सब जो है सीटेट में सिर्फ 2 नंबर से चुकते थे, या कुछ लोग 5 नंबर से चुकते, 75 या 80 आता था, क्लियर नहीं हो पाता था। लेकिन आज आपने कंपटीशन कम्युनिटी ज्वाइन कर लिया है और आने वाले सितंबर एग्जाम में मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब के सब जनरल हो या ओबीसी हो या किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, आप लोग सबको आराम से 90 से ऊपर मार्क्स मिलेंगे, 100 प्लस जाएंगे हम। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा। जो भी बच्चे सीटेट दिला रहे हैं प्लीज ध्यान देंगे। तो मैं क्या बता रहा हूं, कंपटीशन कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले आप लोग 80 मार्क्स या 75 में ही रह जा रहे हो, लेकिन आज सितंबर में जब सीटेट होता है आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट के पढ़ते हो, सारी चीजें जो भी हम बोलते हैं वो सारी चीजें फॉलो करते हो, क्लास आते हो, प्रॉपर होमवर्क करते हो, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, टेस्ट सीरीज प्रॉपर फॉलो करते हो, है ना? तो आपका सीटेट क्लियर हो जाता है। कितने मार्क्स से? 100 मार्क्स। कोचिंग ज्वाइन करने से पहले 80 में अटक जा रहे थे, लेकिन अब जो है आपका 100 मार्क्स आ गया। तो बेटा जो 80 मार्क्स आप लेके आते थे खुद की तैयारी से, को ज्वाइन करने के बाद आपने लाए 100 मार्क्स, तो जो ये बेटा ये जो 20 मार्क्स का डिफरेंस था, इसी को वाइगोत्स्की जी ने बोला जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वह व्यवस्था, वह स्थान जहां पे बच्चा खुद मेहनत करके जो कर रहा है, जब आपने उसको हेल्प की तो वो जितना लेकर आ पाया, उसका जो डिफरेंस आया, नंबर के फॉर्म में बता रहा हूं, जो डिफरेंस आया वो क्या हुई बेटा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब आता है बेटा स्कैफोल्डिंग। अब बताऊंगा इसको, पहले ये देख लो स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग टेक्निकल वर्ड है, इसको वाइगोत्स्की जी ने इस प्रकार से डिनोट किया कि भैया को ज्वाइन करने से पहले आपके 80 मार्क्स आते थे, को ने आपको सारी सुविधाएं दी, आपको प्रॉपर लाइब्रेरी दिया, 24/7 आवर नहीं, 24/7 आवर टीचिंग सपोर्ट दिया, घर बैठे भी डाउट पूछते हो, टीचर आंसर करते हैं, क्लास आके पूछ रहे हो, क्लास के बाद पूछ रहे हो, टेस्ट सीरीज प्रॉपर कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो आप। तो जो टेम्परेरी हमने सपोर्ट किया, जो सीडीपी हमने पढ़ाया, जो हम लोगों ने सारी चीजें हमने पढ़ाई, जिसके थ्रू जो हम लोगों ने टीचिंग टूल बताए, जो हम लोगों ने शॉर्टकट्स बताए, उन सबको फॉलो करके जो टेम्परेरी हमने हेल्प की, इसी को वाइगोत्स्की जी ने बोला बेटा स्कैफोल्डिंग। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या हो गया? 80 नंबर पाते थे, 100 नंबर पाया, 20 नंबर का जो डिफरेंस आया वो क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। स्कैफोल्डिंग क्या है? जो हम लोगों ने स्टडी मटेरियल दिया, हम लोगों ने टेस्ट सीरीज आप लोगों को ज्वाइन करवाया, टीचिंग सपोर्ट दिया, सारी चीजें हम लोगों ने करवाई, तो ये जो टेम्परेरी सपोर्ट जो हमने दिया बेटा, ये क्या है? स्कैफोल्डिंग है। अब आते हैं बेटा मोर नॉलेज टू अदर, रोल ऑफ द टीचर। मोर नॉलेज टू अदर कोई भी हो सकता है, आपको सिखाने वाला। 80 नंबर पाते थे, यहां पे जो 6 बच्चे बैठे हैं, आप में का सीटेट क्लियर नहीं हो पाया, बट यहां जो 4 बच्चे बैठे हैं, इन्होंने सीटेट क्लियर कर रखा है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, आप लोगों को उठा के इनके पास ले आऊंगा, बोलूंगा इनसे बातचीत करो, इनसे सीखो क्या चीजें इन्होंने फॉलो की। बोलेंगे तो यही जो हमने सिखाया था, है ना?
तो मोर नॉलेज टू अदर मतलब होता है बेटा, हर एक बच्चे के जीवन में एक और बच्चा या फिर कोई भी, या तो वो टीचर हो सकता है, या फिर आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो सकती है, या कोई कंप्यूटर हो सकता है, या हमारे गूगल बाबा हो सकते हैं, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। कोई ना कोई होता है हर एक बच्चे के जीवन में जो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो ये जो है मोर नॉलेज टू अदर है उस बच्चे के लिए। वो कोई भी हो सकता है, एआई हो सकती है, उसकी फ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ठीक है बेटा। तो ये था बेटा वाइगोत्स्की जी ने क्या क्या बोला, ये 3 वर्ड्स बोले। इसका एक्सप्लेनेशन आने वाले क्लासेस में, इसके ऊपर प्रॉपर क्लास भी है हमारी, आप लोग उसको देखिएगा। फिलहाल अभी तो इंट्रोडक्शन सेक्शन चल रहा है, सिलेबस ही बता रहा हूं अभी तक जो भी बता रहा हूं। क्लासरूम बिहेवियर भी सिलेबस का ही हिस्सा था बेटा। आगे जब सिलेबस की लिस्ट बताऊंगा तब आप लोगों को रिलेट करके बताऊंगा, ठीक है। अब देखो जीन पियाजे के ऊपर आते हैं। हाँ हाँ वही तुम्हारे क्या, चलो ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए इधर। ठीक है बेटा, आप लोग भी ध्यान देंगे इधर। जीन पियाजे शिक्षा जगत में सबसे ज्यादा प्रचलित नाम, जिसका लोहा तो हमारी गवर्नमेंट भी मानती है ना। इन्होंने क्या बोला, बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट है, बच्चा खुद से सीखता है, सारी चीजें इन्होंने बोली। ठीक है, अब बच्चा सीखता कैसे है ये देखिए आप। 3 वर्ड्स दिए यहां पे, स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन। स्कीमा समायोजन और अकोमोडेशन आत्मसातीकरण। समायोजन नहीं है ये बेटा, ये आत्मसातीकरण है। ठीक है, इसको एक कहानी के थ्रू सीखते हैं बेटा। एक बच्चा है, उस बच्चे ने पहली बार एक बिल्ली और एक कुत्ता साथ साथ देख लिया, है ना। ध्यान से समझना आप सब। उस बच्चे ने अपने माइंड में एक बात रख ली कि हाँ, जो म्याऊ म्याऊ करती है वो बिल्ली है, और जो भौं भौं करता है वो कुत्ता है, और दोनों के दोनों 4 पैर वाले हैं। ये उसने माइंड में पहले ही बिठा लिया। तो ये कैट का प्लेस है, फॉर एग्जाम्पल, रुको यहां पे बता रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये जो येलो वाला है, ये ग्रीन वाला डॉग है। तो बेटा जो बिल्ली का उसने अपने अंदर फोल्डर बनाया कि हाँ हाँ बिल्ली जो है म्याऊ म्याऊ करती है, वो फोल्डर जो है ना बेटा, उसको जीन पियाजे ने बोला स्कीमा। जैसे कंप्यूटर में अलग अलग फोल्डर्स होते हैं, आपके मोबाइल में जब आप मेमोरी के अंदर जाते हैं तो अलग अलग फोल्डर्स होते हैं ना, वैसे ही बच्चे के माइंड में भी अलग अलग फोल्डर्स होते हैं। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स हैं। उस फोल्डर्स में उस पर्टिकुलर चीज को वो रखता है। जैसे कि वो ग्रीन वाले फोल्डर में क्या रख रहा है, कैट के बारे में इंफॉर्मेशन रख रहा है जो म्याऊ म्याऊ करती है। दूसरा ग्रीन वाला जो फोल्डर है उसमें वो डॉग की इंफॉर्मेशन रख रहा है कि जो भौ भौ करता है वो कुत्ता है ना। तो जो समायोजन जो होता है ना बेटा, एसिमिलेशन, जब नेक्स्ट टाइम जब वो कुत्ता देखेगा ना, या फिर कैट देखेगा, कैट या डॉग, तो कलर चेंज वाले कलर्स दिखेगा। जब पहली बार जब वो कुत्ता देखा था तो वो कुत्ता व्हाइट था और बिल्ली ब्लैक थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो देख रहा है तो दोनों की दोनों बिल्लियां व्हाइट है। तो उस बच्चे को क्या लगा कि डॉग, क्योंकि उस बच्चे ने सिर्फ भौं भौं नोटिस किया था, बाकी चीजें नोटिस नहीं की थी, और व्हाइट नोटिस किया था। तो उस बच्चे ने क्या बोला बिल्ली, व्हाइट बिल्ली को देख के, डॉग, क्योंकि उसके माइंड में अभी भी वही था कि भैया जो डॉग जो है वो सफेद होता है, क्योंकि पहली बार उसने
काली बिल्ली और सफेद डॉग देखा था। तो फिर उसकी मम्मी ने बोला नहीं बेटा, ये भी बिल्ली है। उस बच्चे को तुरंत झटका लगा, हाँ ऐसा कैसे हो सकता है। तो बेटा जो नई इंफॉर्मेशन उसको दी गई, पहले उसने क्या बना रखा था कि भैया जो 4 पैर की होती है वो बिल्ली होती है, म्याऊं म्याऊं करती है, और जो 4 पैर का होता है भौं भौं करता है, सफेद कलर का होता है, वो कुत्ता होता है, और बिल्ली काली रंग की होती है। लेकिन जब उसको नई इंफॉर्मेशन दिखी, जब वो 2 बिल्ली वाइट वाइट दिखी उसको, तो उसकी मम्मी ने उसे बताया क्या कि नहीं बेटा ये बिल्ली है। तो उसने जो नई इंफॉर्मेशन ली कि नहीं नहीं बिल्ली भी ब्लैक भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है, तो जो नई इंफॉर्मेशन उसको मिली ना, वो क्या कहलाई बेटा, उसको उन्होंने बोला समायोजन, एसिमिलेशन, अकमेंडेशन, आत्मसातीकरण। अब जब उसने ये मान लिया कि हाँ हाँ भैया, नेक्स्ट टाइम जब उसके पास नई ब्लैक कलर का डॉग आ जाएगा या फिर ब्लैक कलर की 2 बिल्लियां आ जाएंगी, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ हाँ भैया ये जो है क्या है, आपकी बिल्ली है या कुत्ता है। ठीक है बेटा, आत्मसातीकरण कर लिया, मतलब उसने अपने मन में पूरा चीज बिठा लिया कि नहीं भैया बिल्लियां कोई भी कलर की हो सकती है, म्याऊं म्याऊं बोलती हैं, भौं भौं करने वाला कुत्ता होता है, वफादार होता है। ठीक है, अब आता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्विलिब्रियम, संगठन और संतुलन। जैसे कि हमने स्कीमा में बात किया कि भैया उसने अलग अलग 2 फोल्डर बनाए थे, कैट के और डॉग के, है ना। हाँ, तो बेटा जैसे कि मैं बता रहा था आप लोगों को, संगठन और संतुलन, ऑर्गेनाइजेशन, इक्विलिब्रेशन। तो इक्विलिब्रेशन समझने से पहले हमको समझना होगा इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब एक और एग्जांपल लेते हैं, इक्विलिब्रेशन समझने के लिए एक नया एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम के स्टेज में इक्विलिब्रेशन आता है। इक्विलिब्रेशन मतलब जब बच्चे को बताया गया, नया एग्जांपल है, एक बच्चे ने पहली बार पक्षी देखा, उसने पूछा मम्मा ये क्या है। मम्मी ने बताया बेटा ये पक्षी है, ये उड़ता है। उसने बोला अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, ये उड़ता है। नेक्स्ट टाइम जब उसने देखा एक और पक्षी को, मम्मा पक्षी, उसने बोला हाँ हाँ बेटा ये पक्षी है, दूसरे कलर का पक्षी था लेकिन पक्षी है। तो ये बेटा उसने पहले जो सीखा, फिर से बाद में जो सीखा, उन दोनों के बीच जो है इक्विलिब्रेशन आया। मतलब पहली के स्कीमा जो उसने फोल्डर बनाया था उस पक्षी का, दूसरी स्कीमा जो उसने दूसरे कलर का पक्षी बनाया था, दोनों की स्कीमा मैच खा गए, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने समझ लिया कि मैं जो समझ रहा हूं वही सही है। अब उसने तीसरे दिन एक उड़ते हुए एरोप्लेन को देखा और मम्मा को बोला मम्मा वो देखो पक्षी, चिड़िया। मम्मी ने बोला नहीं बेटा ये चिड़िया नहीं है, ये क्या है, ये एरोप्लेन है, इसमें इंसान ट्रेवल करते हैं, ये लोहे का बना होता है, ये जिंदा नहीं रहता। उस बच्चे का तुरंत दिमाग सरकर आया, राइट, कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो उड़ने वाली चीजें वो तो चिड़िया होती है। नहीं बेटा ये चिड़िया नहीं होती है। ये सारी चीजें हुई। ठीक है, तो जो इक्विलिब्रेशन मतलब होता है, जो हमारा माइंड है ना बेटा, साइकोलॉजी में हम माइंड की स्टडी पढ़ते हैं। जो इक्विलिब्रेशन है ना, जब कभी भी हमें नई इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारा माइंड बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लेता है हमारा माइंड, फिर सारी चीजें समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये उड़ने वाला, हर उड़ने वाली चीज पक्षी नहीं होती है, एरोप्लेन भी हो सकती है, यूएफओ भी हो सकती है। तो उसको समझ में आ जाता है। तो ये होता है बेटा इक्विलिब्रेशन, है ना। क्लियर है बेटा। अब आते हैं बेटा डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस। देखो इन्फेंसी मतलब बेटा होता है क्या, छोटा बच्चा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा हो जाता है ना, फिर टीनेजर हो जाता है, एडोलेसेंस, किशोरावस्था बोलते हैं, तरबाल्यावस्था बोलते हैं, इन्फेंसी, है ना बेटा। ये सारी चीजें होती है। क्लियर है बेटा यहां तक। स्क्रीनशॉट लिए थे ना इसका, नहीं लिए थे, चलो फिर इसको मिटा देते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आता है यूनिट 1। अब हम आज जिसके लिए हम प्रेजेंट हुए हैं उसके बारे में सारी चीजें हम लोग देखते हैं। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी बेटा। विकास का अर्थ अवधारणा पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे स्टेजेस में पेरेंटल, जन्म से पहले की अवस्था को बोलते हैं इन्फेंसी, जैसे ही बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है उसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 साल लेटर चाइल्डहुड, 8 से 10, ऐसे एडोलेसेंस 12 से 18, इस टाइप से रहता है बेटा, है ना। ये सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को, फिलहाल अभी बस मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है बेटा। तीसरा देखिए बेटा आप लोग, फिजिकल, तीसरा चैप्टर रहेगा हमारा फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास कैसे होता है बच्चों का, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रम। कई चीजें होती हैं जो वंशानुक्रम के थ्रू भी आती हैं, जैसे सचिन का बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, खेलेगा आगे चल के क्योंकि उसके जीन में है ना। सिंगर का बेटा सिंगर, टीचर का बेटा टीचर, खुद में कुछ कुछ चीजें होती है लेकिन उसका वातावरण में भी प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल अफेक्ट, नेचर एंड नर्चर में डिफरेंस, प्रकृति और पोषण में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें 4 यूनिट है, नोट करना है आप लोगों को। पीडीएफ तो मिल जाएगा बेटा आप लोगों को, ऑनलाइन वाले बेटा लोग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एस्पेक्ट्स, यूनिट 2 आ जाएगा, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के पहलू में फिजिकल एंड मोटर स्किल्स, इमोशनल एंड मोरल स्किल्स, ये सारी चीजें। फिजिकल एंड मोटर में क्या आएगा बेटा, ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मोटर एबिलिटीज देखेंगे हम लोग, फाइन मोटर स्किल, ये सारी चीजें। डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बच्चे कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं अपने शरीर को, कैसे कंट्रोल होता है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे अपन। चेंज इन हाइट, वेट एंड बॉडी स्ट्रक्चर, किस प्रकार से किस एज में क्या क्या चीजें परिवर्तित होती है। ये ऊंचाई, वजन, शरीर का बढ़ना ही डेवलपमेंट नहीं है, ग्रोथ कहलाता है। सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं अभी, बाकी आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। यूनिट 2 में जो कवर करने वाले हैं उसका इन्फॉर्मेशन है। तीसरा यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे बेटा मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का नैतिक विकास। फिर रोल ऑफ होम, स्कूल, पीयर्स एंड एडल्ट्स। पीयर्स मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, साथी, है ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सोशलाइजेशन, जिन पे आज की बात व्यागोत्स्की जो है इसी के बारे में बात करते थे कि भैया बच्चा जो है सोशलाइज पर्सन है, ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग, है ना। ये सारी चीजें हैं। फिर यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे बेटा मीनिंग ऑफ लर्निंग एंड हाउ चिल्ड्रंस लर्न, है ना। अधिगम का अर्थ और बच्चे कैसे सीखते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। मेन अप्रोचेस, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड सोशल कॉग्निटिव व्यू, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। व्यवहारवाद, निर्माणवाद, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। सेकंड या तीसरे साइड में हमने बात की थी किसने किसने किसकी खोज की थी मनोविज्ञान में, ये सारी चीजें हमने देखी थी। आगे और डिटेल से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मीनिंग ऑफ कॉग्निशन एंड थिंकिंग प्रोसेस, संज्ञान का अर्थ और सोचने की प्रक्रिया, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। चाइल्ड एज एन एक्टिव लर्नर, प्रॉब्लम सॉल्वर एंड इन्वेस्टिगेटर, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बच्चा एक सक्रिय अधिगम करता, लर्नर, समस्या समाधान करता, खोज करता, ये सारी चीजें, क्योंकि एज पर एनईपी 2020 ओवरऑल डेवलपमेंट को बात किया जा रहा है ना। मोटिवेशन एंड थिंकिंग इन लर्निंग, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बेटा क्योंकि एनईपी से रिलेटेड टॉपिक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोटिवेशंस एंड थिंकिंग इन लर्निंग, अधिगम में प्रेरणा और चिंतन की भूमिका, ये सारी चीजें जो है हम पढ़ेंगे कि एक बच्चे को मोटिवेशन कैसे करना है। आपको नेगेटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन, दोनों चीजें आनी चाहिए, है ना बेटा। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे चल के सिखाऊंगा। यूनिट 4 में बेटा हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स मतलब उनको स्पेशल अटेंशन की नीड होती है, देखो, है ना। एक टीचर है, व्हीलचेयर वाले बच्चों को पढ़ा रही है, जिसको थोड़ा कम दिखता है उसको भी पढ़ा रहे हैं, जो बच्चा नॉर्मल है उसको भी पढ़ा रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन चल रहा है, स्पेशल नीड वाले बच्चों को ज्यादा टेंशन देके टीचर पढ़ा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। डिसेबिलिटी वही जो बताए थे, डिसलेक्सिया, तारे जमी वाला बच्चा, उसकी
डिसेबिलिटी क्या थी, डिसलेक्सिया, ये सारी चीजें हम इसी में पढ़ने वाले हैं बेटा। तीसरा है वर्किंग विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, है ना। अब उनको वर्किंग विद चिल्ड्रन, उन बच्चों के साथ कैसे काम करना है जिनको स्पेशल नीड्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने क्रिकेट का मैदान बनाया था, एक छोटी सी ड्राइंग, है ना, वो सारी चीजें हैं। नीड ऑफ टीचिंग करिकुलम एंड टीचर प्रिपरेशन, शिक्षक की आवश्यकता क्यों होती है भैया, पाठ्यक्रम क्यों बनाया जाता है, शिक्षक की तैयारी, जैसा कि आप लोग बनाए होंगे पूरा बीएड भर तो वही बनाते हो ना, लेसन प्लान और करिकुलम, करिकुलम डेवलपमेंट सीखो, लेसन प्लान तो बनाए होगे, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पढ़ेंगे। टीचर ड्यूटीज एंड चाइल्ड राइट्स, क्या क्या होते हैं राइट्स, टीचर्स के राइट क्या हैं, टीचर की ड्यूटीज क्या हैं, चाइल्ड के राइट क्या क्या होते हैं, है ना। बच्चे को मारना नहीं है, ये भी एक राइट होता है। टीचर्स का राइट नहीं होता, बच्चे का राइट होता है कि टीचर मार नहीं खा, सॉरी, बच्चा मार नहीं खा सकता, है ना। ये सारी चीजें बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे बेटा। सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से डिलीवर की जाएगी। बस एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी कंटिन्यूसली क्लास आते रहें, रेगुलरली हम चीजों के साथ अपडेट रहेंगे। आज जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन की क्लास ली है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और एक होलसम वे में मैंने क्लास का इंट्रोडक्शन करवाया कि कैसे एक बच्चा सीखता है, किस प्रकार से बच्चे होते हैं क्लास में, उनको कैसे डील किया जाता है, ये सारी चीजें हमने बच्चों बताई, है ना। कल जो है हम आपके चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। हो सकता है कल मैं थोड़ा सा इंडियन नॉलेज सिस्टम भी बता दूं, पुराने काल में भारतीय विज्ञान की परंपरा कैसी थी, ताकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्यों आई, राइट टू एजुकेशन एक्ट क्यों आया, सीडीपी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो, ठीक है। एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम कल समझ लेंगे और कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड कर लेंगे, ठीक है ना बेटा। साइकोलॉजी जो है ना बेटा, जाते जाते मैं ये बोलना चाहूंगा, आज के लेक्चर खत्म करने से पहले ऑलमोस्ट शायद 1.5 घंटा हो चुका है। साइकोलॉजी है ना बेटा, उसको पढ़ना कभी वेस्ट नहीं जाता है। जितने अच्छे से आप पढ़ोगे ना, उसका बेनिफिट आगे चल के आपको कहीं ना कहीं मिलता ही है। आप सब स्नैपचैट चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप सभी ने देखा होगा स्ट्रीट होती है स्नैपचैट में, स्ट्राइक बोलते हैं ना, स्ट्राइक बोलते हैं, वही हर दिन जब आप किसी को कुछ भेजते हैं, फोटो भेजते हैं या कुछ, है ना, तो आपका स्ट्रिक मेंटेन रहता है। तो ये रिवॉर्ड पॉइंट्स है बेटा। जिसने भी स्नैपचैट बनाया होगा उसको पता होगा कि मेरा जो ऐप है उसमें मुझे प्रॉपर फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग बनाए रखने के लिए मैं स्ट्रिक दूंगा, अपने दोस्तों को वो स्ट्रिक भेजेंगे, फोटो भेजेंगे, और वो सब चीजें जो है, सारी चीजें वो अच्छे से हैंडल करेंगे। यही चीज है जो स्नैपचैट पर चलाने के लिए तरीका स्नैपचैट वाले ने बनाया, एक साइकोलॉजी की हेल्प ली होगी। वैसे ही बेटा एक अच्छा एजुकेटर वही होता है जो बच्चे की साइकोलॉजी को अच्छे से समझे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।